हेलो एवरीवन। मेरा नाम निज़ार निसानी है और आज के सेशन का मैं होस्ट हूँ। और आज के सेशन में आप सबका मैं वेलकम करता हूँ। आज एमबीएमपी का 19th सेशन है और आज के सेशन का टॉपिक है फ्रेंचाइजिंग योर बिजनेस। आज हमारे साथ डॉक्टर परिमल वर्चंड है। ही इज करेंटली द डायरेक्टर फॉर द एसपी जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट। और हम सब इस इंस्टीट्यूट को जानते हैं। इसके ऑपरेशंस मुंबई, दुबई, सिंगापुर और सिडनी में है। और स्पेसिफिकली डॉक्टर परिवल इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो ग्लोबल एफएमबी प्रोग्राम है उसके इंचार्ज है। और ये प्रोग्राम स्पेसिफिकली डील करता है, एक 12 मंथ का प्रोग्राम है जो कि जो बच्चे, जो फैमिली बिजनेसेस होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनको टारगेट करता हुआ ये प्रोग्राम है। और उन बच्चों को उनके बिजनेसेस के अंदर वो किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं और क्या स्किल्स उनको उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकती है, उसके ऊपर ये प्रोग्राम है। और परिमल सर उसके इंचार्ज हैं। उनके पास 28 साल का एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट एजुकेशन के अंदर। उसमें से 23 साल उन्होंने स्पेंड किए हैं मैनेजमेंट एजुकेशन को अडेप्ट करने के लिए टू टू द फैमिली मैनेज बिजनेसेस। और एजुकेशन वाइज डॉक्टर परिमल ने मुंबई से बैचलर्स इन कॉमर्स एंड लॉ किया है। और उन्होंने अपनी ICWA कंप्लीट की है 1982 में। और उन्होंने अपनी PhD कंप्लीट की है 2018 में ब्रिट्स पिलानी से। और उनकी PhD का टॉपिक भी यही था, इंडक्टिंग द नेक्स्ट जनरेशन मेंबर्स इन फैमिली बिजनेस इन इंडियन एंड द SME कॉन्टेक्स्ट। तो उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है फैमिली बिजनेसेस के साथ काम करने का। आज तक के उन्होंने मोर देन 5000 जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स होते हैं फैमिली बिजनेसेस के, उसके साथ काम किया है। और उन्होंने इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर और मैगजीन्स में पब्लिश किए हैं। तो इसलिए और उन्होंने दूसरे भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर उनकी एक्सपर्टीज है। ही इज ऑल्सो एन एडवाइजर टू द एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली मैनेज बिजनेसेस एंड ही इज अ जूरी मेंबर टू द सिंगापुर बेस्ड स्टार्टअप को। उनकी अचीवमेंट की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है और इसीलिए शायद मैं सारी चीजें ना कवर कर पाऊँ। लेकिन आज हम बहुत फॉर्चुनेट है कि डॉक्टर परिमल सर हमारे साथ आज ज्वाइन किए हैं। और फ्रेंचाइजिंग योर बिजनेस इस टॉपिक के ऊपर वो हमसे उनके आइडियाज शेयर करेंगे और हमें इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी जानकारी देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच परिमल सर फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। वी वेलकम यू ऑल and we welcome Dr. Parimal sir. And with that, I will hand it over to Dr. Parimal sir to take this session forward. Thank you so much. स्माइली कम्युनिटी के साथ में तो मैंने 10 साल पहले से काफी सेमिनार लिए हैं। मैंने बॉम्बे में लिया, वापी में, हैदराबाद में, गोवा में, मेनी प्लेसेस। एंड आई नो कि भाई आपकी कम्युनिटी में सब लोग काफी एंटरप्राइजिंग है। अभी सवाल ये है कि ये शब्द जो है ना, एंटरप्राइजिंग है बोल सकते हैं या थे बोल सकते हैं। तो एक जमाने में तो बहुत एंटरप्राइजिंग थे, लेकिन आज के टाइम में क्या है, ये थोड़ा सोचने का बात बनता है। पिछले कई सालों से, मैं खाली आपकी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल फैमिली बिजनेस की एक कॉमन कंप्लेन है। चाहे कोई भी बिजनेस हो, कोयले का बिजनेस हो या हीरे का बिजनेस हो, सब में एक ही बात आती है, मार्जिन नीचे जा रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं। और नॉर्मली घर पे आके एक ही बात करते हैं, अब धंधे में पहले जैसी मजा नहीं रही। और जब धंधे में पहले जैसी मजा नहीं रही, फिर नेक्स्ट जनरेशन को तो वही बोलते हैं कि भाई तू कुछ और करना। और अगर नहीं भी बोले, भी नेक्स्ट जनरेशन सोच रहा है कि जो धंधे में पहले जैसी मजा नहीं है, उसमें जाके करना क्या है। तो दैट इज द रीजन व्हाई द नेक्स्ट जनरेशन इज नॉट सो एक्साइटेड टू जॉइन द फैमिली। तो ये तो एक जनरल सिचुएशन है हर जगह। हुआ क्या, कैसे हुआ, ये थोड़ा समझने की बात। किसी ने भी बिजनेस चालू किया हो, चाहे धीरूभाई अंबानी ने किया हो या आदिल भाई मुस्काट वाला ने किया हो,
इन्होंने भी धंधा चालू किया ना, पहले तो अपने पास में मूड़ी भी कम थी, नॉलेज कम था, जानकारी कम थी, उन्होंने छोटा धंधा चालू किया। इतना धंधा जहाँ पे अपने 2 हाथ और 2 पैर पहुंच सके, ये अपना धंधा। जैसे जैसे धंधा बढ़ते गया, कुछ चीजें सही हुई, कुछ चीजें गलत हुई। हम तो सीखते गए, धीरे धीरे अपना धंधा बढ़ते गया। ये जानकारी हर फैमिली बिजनेस के लिए कॉमन स्टोरी है। अभी जब धंधा बढ़ता है तो क्या करते हैं हम लोग रखेंगे कुछ असिस्टेंट, कुछ हेल्पर, कुछ स्टाफ। इनका काम क्या है? जहां पे भी हमारे 2 हाथ नहीं पहुंच सकते, वहां पे उनको 2 हाथ पहुंचाना है। जहां पे हमारे 2 पैर नहीं पहुंचते, उनके 2 पैर पहुंचाना है। तो वी केप्ट पीपल, हमने ऐसे लोगों को रखा जिनको पूरी इंस्ट्रक्शन हम देंगे, काम उन्हें वही करना है। तो यहां तक हम लोग बोल सकते हैं कि फैमिली बिजनेस में एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है सब स्टाफ को। हमारा दिमाग चलाने का किसने बोला? जो भी सोचने का है वो मैं करता हूँ, मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ, वो हिसाब से आप काम करो। जैसे जैसे अपने बिजनेस बढ़ते गए, वैसे वैसे हम ऐसे लोगों की हेल्प लेते गए, हाथ बढ़े, पैर बढ़ा, काम और भी बढ़ा। इसमें हर फैमिली बिजनेस वाले का दिमाग है ना, एक तरह से सुपर कंप्यूटर बन गया। कौन सा माल कहां से कब कितने में लिया था, कितने में किसको बेचा था, वो पार्टी कितने साल पहले क्या चीज करके गई थी, कौन से मशीन में क्या प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसा कहां से आएगा, सारा चीज एक ही सुपर कंप्यूटर। और उसमें अपने जो फैमिली बिजनेस है उनके साथ में दुनिया में कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता, इतनी सारी चीज एक सुपर कंप्यूटर। लेकिन फिर क्या होता गया, ये सब करने के लिए हमें बिजनेस पे बहुत फोकस करना पड़ा। दिन के 8 घंटा 10 घंटा, वो तो फिजिकली है, लेकिन मेंटली हम तो पूरे के पूरे 24 घंटा बिजनेस में रहते। फैमिली पे उसका इफेक्ट ये हुआ कि ज्यादा करके बिजनेसमैन, जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि बिजनेस में ही नजर। लेकिन दूसरा चीज ये हो गया कि अपना बाहर देखने का एनर्जी भी नहीं रहा और हमें जरूरत भी नहीं लगी। तो हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस का, जितना अपना एरिया है उसका किंग है, लेकिन उसके बाहर दिखना भी नहीं, झांकना भी। आप लोगों ने थोड़ा बहुत शायद रामायण के बारे में सुना होगा कि राम को वनवास दिया गया, उनको जंगल में गए, और वो जो जंगल में गए ना तो बहुत खुश थे, राम सीता और लक्ष्मण। ये दरबार की रोज रोज की खिटखिट नहीं है। ये दरबार में क्या होता है, 2 लोग आके लड़ रहे हैं, इसने कल मेरे को गाली दिया था, फिर वो बोला मैं, उसने पहले मेरे को दिया था। अब ये दोनों का सुनने का, फिर दोनों को खुश करके भेजने का, क्या सही क्या गलत ये सोचने का, तो दरबार में बैठने में बहुत खिटखिट होती है। राम जंगल में देना तो उनको ऐसा कोई खिटखिट नहीं। फिर क्या हुआ, कभी भी कोई इतना खुश रहता है ना, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ ही जाती। तो झोपड़ी में, कुटीर में रहते थे, एक हिरण वहां से गया, सीता बोलती है कि मुझे यही हिरण की चमड़ी चाहिए। राम वो हिरण को शिकार करने के लिए उसके पीछे पीछे गए, बहुत दूर चले गए। अभी सीता बोलती है कि भाई राम को कुछ हुआ, तो एक आवाज भी आई, हे लक्ष्मण, ऐसा करके आवाज आई। तो सीता हिल गई, शायद राम तकलीफ में है, तो लक्ष्मण को बोला तुम जाओ उनको हेल्प करने की। फिर लक्ष्मण को राम बोल के गए थे कि सीता की रक्षण करना, और उनको अभी बोल रहे कि जाओ जंगल में, तो फिर ये रक्षा कौन करेगा? वो जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन सीता ने उसको बहुत फोर्स किया, तो फिर एक कंडीशन पे जाने को तैयार हुए। उन्होंने अपनी कुटीर के अराउंड में एक लाइन बना दी और फिर सीता जी को बोला
कि ये लाइन के बाहर झुकना भी नहीं, जाना नहीं, झुकना भी नहीं। क्या होता है, कभी कभी सबका स्वभाव होता है ना, थोड़ा ईगो पे आ जाता है। वो बोली मैं बड़ी हूँ, कौन आया मुझे इंस्ट्रक्शन देने वाला। तो लक्ष्मण बोलते हैं प्लीज मेहरबानी करो, ये लाइन के बाहर जाना भी नहीं, झुकना भी नहीं। और अड़ गए वो। तो क्या होगा, 2 3 4 5 बार हो गया, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। फिर बाद में लक्ष्मण ऐसा चिपक के बोला रामायण हो जाएगा। बस लक्ष्मण गया जंगल में, और फिर आपको पता है सीता को बोला था बाहर जाना नहीं, झुकना। और जब झुकी, किडनैप हो गई, रामायण हो गया। ये तो पूरा स्टोरी है। यही चीज है ना, इंडिया के सारे बिजनेसमैन ने इतना पकड़ लिया, मेरा टेक्सटाइल सूरत में धंधा है, ये मेरा बाउंड्री बन गया। उसके बाद जाना भी नहीं, झांकना भी नहीं, क्योंकि अगर जाएंगे तो रामायण हो जाएगा। ये है स्टोरी अपने सारे फैमिली बिजनेस की। जो फील्ड में वो 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल पहले अंदर गए थे, कि उस टाइम उसमें अपॉर्चुनिटी थी, वही फील्ड अपना बाउंड्री बन गया। वो बाउंड्री के बाद में जाना भी नहीं, झुकना भी नहीं। दुनिया बदलती गई, लेकिन काफी फैमिली बिजनेसेस उतनी तेजी से नहीं बदल पाए। मैं कोचीन गया था और एक आदमी मुझे मिलने आया। मेन रोड पे मेरी दवाई की दुकान है, मेरे दादाजी ने चालू की। इस साल से हमारी दुकान ऐसी की ऐसी है, इतनी पुरानी हमारी दुकान है, लेकिन फिर भी धंधा नहीं हो रहा है। अभी जब 30 साल पहले आपका दादाजी ने दुकान चालू किया था, तभी आपकी एक ही दुकान थी। आज वही रोड पे 10 दुकान है। आपकी दुकान वही 30 साल पुराने जैसे दिखती थी वही दिख रही है, जो नई दुकानें आई वो और मॉडर्न दिख रही है। सीधी बात है, अगर समय बदलता है, चीजें बदलती है, तो हम बदलेंगे या हम वैसे के वैसे रहेंगे। आजकल तो लोग बहुत बोलते हैं कि भाई चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, दुनिया बदल रही है, सब कुछ देखो कितना चेंज हो गया, किसने सोचा था इस तरह से होगा उस तरह से होगा। ये बात आजकल की नहीं है। 1998 में, मतलब समझ लो आज से 25 साल पहले, एक बुक लिखा गया, हु मूव्ड माय चीज। ये बुक का मेन उद्देश्य यही था कि भाई सब चीज चेंज हो रही है, उसके सामने हम लोग क्या कर रहे हैं। ये बुक में दो इंसान है, एक का नाम है हेम और एक का नाम है हो। वही बुक में दो चूहे भी हैं। अभी क्या होता है कि वो लोग एक जगह पे जाते हैं, वहां पे चीज का बहुत बड़ा पहाड़ है, तो रोज जाते हैं वहां से चीज लेते हैं, रोज जाते हैं वहां से चीज लेते हैं। अभी धीरे 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 चीज खत्म होते हुआ है। जो चूहे थे ना, वो बहुत समझदार थे। वो देखे कि ये चीज खत्म हो रहा है, तो वो तो निकल पड़े दूसरा चीज ढूंढने के लिए। लेकिन ये जो दो इंसान थे, हेम और हॉ, ये दो इंसान बोलते हैं कि हमारा चीज कौन लेके गया। कंप्लेन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे ही बैठे रहे ना, तो एक न एक दिन तो चीज वापस आएगा। बोलते हैं कि शायद थोड़ी मेहनत करेंगे तो वो चीज वापस आ जाएगा। अभी ये जो दो थे, वो जो मोटू वाला है वो बोल रहा है वो मूड माई चीज, हमारा चीज कौन लेके गया। ये ठीक नहीं है, सब गलत हो रहा है। जैसे हमारे, मैं पुणे में था और बोल रहे थे कई मोबाइल के स्टोर वाले, अपने इस्माइली कम्युनिटी के बहुत लोग मोबाइल की शॉप वाले हैं, बोल रहे हैं ये गलत हो रहा है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाले इतने सस्ते में दे रहे हैं, ये गलत हो रहा है। आप क्या करोगे कि हम तो वही मोबाइल की दुकान में बैठेंगे। अरे कुछ और सोचो ना,
नहीं, अगर कुछ और करने गए और वहां पे भी तकलीफ आई तो इससे अच्छा वही है कि जो हम बरसों से करते आए ना वो करते रहेंगे। उम्मीद है एक दिन वो सब वापस आएगा। मैं आपके बारे में नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इंडिया के लाखों फैमिली बिजनेस के बारे में बोल रहा हूँ। ये जो बदलाव आए, वो बदलाव समझ के उसके ऊपर काम करने के बदले हम लोग ये समझते हैं कि अगर हम मेहनत ज्यादा करेंगे तो आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो बनेगा। पूना में मेरे एक फ्रेंड है चकोर गांधी, पिछले 10 साल से सेमिनार दे रहे हैं, सावधान बिजनेस बदल रहा है। लेकिन पिछले 10 साल से मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो भी बिजनेसेस वाले थे ज्यादा करके वही बिजनेस में। ये एक हम लोगों के लिए एक मेजर चैलेंज है। सब समझते हैं वो मूड माई चीज, ये बुक को आए आज 25 साल हो गया। 2004, 20 साल पहले दूसरा एक बुक आया, वर्ल्ड इज फ्लैट। उन्होंने समझाया कि अभी किस तरह से सब चीजें चेंज हो रही है, और आज बच्चा बच्चा बात कर रहा है, अब चीज बहुत तेजी से बदल रही है। लेकिन हमारा जो बिजनेस करने का तरीका, बिजनेस करने की सोच, बिजनेस करने का ढंग, बिजनेस करने के क्षेत्र, एरिया, इसमें कितना चेंज लाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज से 30-40 साल पहले एक सिलो नाम के आदमी ने लिखा था, इन दिस इपोक ऑफ ग्रेट चेंजेस, ये महान परिवर्तन के इस युग में इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड द सोसाइटी इज इन क्राइसिस। इंसान को समझ में नहीं आता है क्या करें, संस्थाएं संकट में, पूरा समाज संकट में। फिर उन्होंने एक लाइन लिखा, दिस पेस ऑफ चेंज विल एक्सेलरेट इवन फर्दर। ये जो चेंज की गति है ना, वो आगे चल के और बढ़ने वाली है। एंड सो विल बी द क्राइसिस। और ये जो भी समस्याएं हैं वो भी इतना तेजी से बढ़ने वाली है। 30 साल पहले बताया, लेकिन आज भी कई लोग इतना जरूर समझते हैं कि चीजें बदल रही है, लेकिन उसके सामने हमें क्या करना चाहिए वो या तो ख्याल में नहीं आता है, आता है तो हिम्मत नहीं, समझ नहीं आता है कि कैसे करें, और अगर समझ में भी आता है तो हिम्मत नहीं होती कि कैसे करें। और वही ये हो जो ये मोटू आदमी था ये वीडियो में, उसकी तरह जो बरसों से करते थे, इस तरह बरसों से काम करते थे, उसी तरह आज भी काम कर रहे हैं। हमारा ये एक विषय है सब फैमिली बिजनेस में, एक नजर पे लाने का, बिजनेस में क्या कैसे चेंज होते जा रहा है। तो कुछ चीजें ऐसी है, जब आज मैं 61 इयर्स की एज का हूं और मैं 1976 से काम कर रहा हूं, तो यही समझ लो कि 45 इयर्स से काम कर रहा हूं। 45 इयर्स पहले बिजनेस क्या होता था, किस तरह से होता था, क्यों होता था, वो भी देखा। 35 साल पहले क्या होता था वो भी देखा, 25 साल पहले क्या होता था वो भी देखा, 15 साल पहले क्या होता था वो भी देखा, 5 साल पहले क्या हो रहा था वो भी देखा, और आज क्या हो रहा है वो भी देखा। उसमें मतलब मैं आपको बताऊं, जब हम छोटे थे तभी हमको एक सिखाया जाता था स्कूल में, हेयर एंड टर्टल की स्टोरी, और हमको सिखाया जाता था स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। मेरे जनरेशन और मेरे बाद शायद और 20 साल के जनरेशन में हम लोगों की एक सोच हो गई है, कुछ भी करना है ना स्लो एंड स्टेडी करेंगे ना तो रेस जीत पाएंगे। लेकिन ये जो टाइम चेंज हो गया, उसमें वो हेयर एंड टर्टल, कछुआ और रैबिट, इसकी स्टोरी भी चेंज होती गई है। और अभी की जो स्टोरी है उसमें ऐसा होता है कि कछुए और रैबिट की कंपटीशन होती है और रैबिट जीत जाता है।
रैबिट जीत जाता है तो उसको पूछता है कि भाई तुम कैसे जीते, कछुए जीतने चाहिए। अभी वो बोलते हैं कि हम लोग थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। हमने सोचा कि हम तो फास्ट तो हम चलते हैं, कछुआ कैसे जीत गया, क्योंकि हम सो गए थे। अभी हम नहीं सोएंगे। जिस दिन फास्ट लोग फोकस हो गए ना, फिर स्लो एंड स्टेडी का कुछ नहीं होता है। One of the rule that is change in the world, slow and steady wins the race. ये रूल चेंज होके आ गया, फास्ट एंड फोकस्ड विन द रेस। अगर हमें कुछ आइडिया आता है, हमें कुछ करना है, तो वो जो एक गाना है ना, ऐसा गाना है, इंडिया के कोई भी कोने में चले जाओ, ये गाना हर भाषा में ये गाना है, और इसका ट्यून भी हर भाषा में सेम है। अगर ये गाने का मैं पहला खाली ट्यून शुरू करता हूं ना, लोग ये गाने पे लग जाते हैं। देखते कि आप लोगों को ये गाना पकड़ पाते या नहीं। गाने की ट्यून ऐसी है, हम होंगे, मैं इतना ही बोलता हूँ। बोलो आप पूरा कर पाओगे या नहीं। इंडिया के हर कोने में हर व्यक्ति गाना जानती है। तो क्या है गाना? हम होंगे कामयाब एक दिन, आज नहीं। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होंगे कामयाब एक दिन, आज नहीं। बस यही गाना सबके दिमाग में इतना फिट हो गया है, कुछ करना है, एक दिन, आज नहीं। हमें ना ये सब नया नया ये चीजें करनी है, एक दिन, आज नहीं। तो ये गाने के कारण और ये गाने की सोच में चीजें हो गई, करना है वो तो सबको मालूम है, लेकिन एक दिन, आज नहीं। और इसी के कारण इंडिया के लाखों फैमिली बिजनेस की गाड़ी वहां पे रुकी हुई है। 30 साल पहले जो करते थे वही आज कर। एक साहब है स्टील ट्रेडर, लोखंड बाजार। 30 साल पहले क्या था, टाटा स्टील और स्टील अथॉरिटी, दो कंपनियां थी, बड़ा मार्जिन था, कोई मार्केटिंग वार्केटिंग जैसा चीज नहीं था। माल बेचना है, हमारे डीलर है, डीलर से जाके लो। ये लोगों का बिजनेस था, टाटा की एजेंसी लेके बैठे थे। किसी को भी स्टील चाहिए, इंक्लूडिंग मारुति, कंपनी में नहीं जा सकते ये डीलर के पास आने का। डीलर का एक ही धंधा है, मेरे पास में कंपनी की एजेंसी है, लोग लाइन लगा के आएंगे, माल लेके जाएंगे। अभी धीरे 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 बदलाव ऐसे आते गया, टाटा स्टील में मार्केटिंग वाले लोग बदलते गए, और जो नए आए वो बोल रहे हैं कि भाई मारुति को हम डायरेक्ट क्यों नहीं दें, बीच में डीलर क्यों चाहिए। उन्होंने मारुति को देना चालू किया। फिर उसके बाद में नए मैनेजर आए, उन्होंने बोला सिर्फ मारुति क्यों, जो भी बड़े कस्टमर है हम डायरेक्ट देते हैं, तो उन्होंने उसको चालू किया। फिर और नए मैनेजर आए, बोलते सिर्फ बड़े कस्टमर क्यों, फिर मीडियम कस्टमर है तो उनको भी देना चालू करें। धीरे धीरे ऐसा हो गया, जिसको भी स्टील चाहिए, अगर अच्छा कस्टमर है तो कंपनी डायरेक्टली देती है, और जिसके वहां पेमेंट का प्रॉब्लम है या और कुछ झमेला है, वहां पे डीलर को भेजते हैं। तो ये डीलर जो 30 साल पहले गल्ले पे बैठ के खाली नोट गिनता था, आज की तारीख में उनके पास में कोई मार्जिन नहीं रहा। कंपनी से कैश में माल लो, कस्टमर को उधारी पे बेचो। स्टील ट्रेडिंग बिजनेस बदल गया मनी लैंडिंग बिजनेस में। तो ये जो चीजें हैं, जो करना है वो आज करना है, एक दिन के ऊपर पोस्टपोन नहीं है। और ये जो चेंज होता है ना, वो ओवरनाइट नहीं हुआ। हेम और हॉ जो चीज देख रहे थे ना, वो जो चीज धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था, वो देख रहे थे। वो दो चूहे समझ भी गए, चूहे ज्यादा समझदार होते हैं, वो समझ गए, तो दूसरा ढूंढने चले गए। लेकिन ये दो लोग अपनी नजर के सामने देख रहे हैं कि बिजनेस गिर रहा है, इस खत्म हो रहा है, फिर भी वहीं का वहीं बैठे रहे,
ये उम्मीद के साथ में कि एक दिन वापस आएगा। काफी बिजनेस की ये स्टोरी है। तो पहला रूल तो ये हो गया चेंज, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जमाना एक था, फास्ट एंड फोकस्ड विन द रेस, ये जमाना अलग है। तो आज के टाइम में अगर कुछ भी करना है, हमें फास्ट करना है, और फास्ट अगर कुछ भी करना है तो अकेले नहीं कर सकते। फास्ट करना है तो हम लोगों को लोगों के साथ में जुड़ना पड़ेगा। तो जैसे आज अगर आपने, हमारा जो सब्जेक्ट है फ्रेंचाइजिंग, उसमें क्या होता है, अहमदाबाद में एक आदमी रास्ते पे खड़ा रह के ऑमलेट बेच रहा है। थोड़ा शौकीन आदमी था तो अपनी जो लारी थी उसको थोड़ा डेकोरेट किया, ऑमलेट बना दे तो थोड़ा स्टाइल से बनाया, लोगों को बैठने का जगह रखा तो थोड़ा अपने देशी स्टाइल में रखा। बाकी सब लोग ऑमलेट बेच रहे थे, इसलिए थोड़ा अलग बेच रहा था। फिर अहमदाबाद में एक लारी के साथ आदमी दुबई से आया हुआ था, वहां पे उसने देखा, बोलते दुबई में चालू कर। दुबई में राजू ऑमलेट चालू हुआ है, लेकिन ये आदमी तो अहमदाबाद है, वो आदमी दुबई में है। ये जो भी तरह से करता है वो पूरा उसने उसको सिखाया, समझाया और बोला अभी से तू धंधा करेगा, जितना धंधा होगा उसमें से इतना प्रॉफिट मेरा। ये हो गया फ्रेंचाइजिंग। फुटपाथ पे खड़े रहने वाला आदमी अगर अपनी चीज अच्छी है तो खुद चार जगह पे नहीं खड़ा रह सकता, लेकिन अगर उसने सीख लिया कि दूसरों को खड़े कर सकते हैं तो 40 जगह पे शुरू कर सकते हैं। वैसे ही दुबई में एक अच्छी जगह थी, डोसा प्लाजा। ये आदमी शायद तमिलनाडु से बॉम्बे आया था, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा था, लेकिन उसको डोसा बनाना अच्छा आता था। तो क्या करता था, डोसा बना के बाकी बनाता था, खुद भी खाता था और बाकी लोग भी खा रहे। तो किसी ने बोला कि ये तू कंस्ट्रक्शन वाला काम छोड़ दे, दिन भर डोसा ही बना, इधर बहुत लोगों को जरूरत है, बिकेगा। तो कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर एक छोटा सा स्टॉल लगा के उसने डोसा बेचना बनाना चालू किया। वो करते करते थोड़ा सोचने वाला था, तो उसने उसमें थोड़ा चेन लेते गया, चेन लाते गया, फिर पाव भाजी डोसा एंड चाइनीज डोसा, और इस तरह का उसने 15-20 डोसा बना लिया और डोसा की पैटर्न भी ले ली। फिर किसी ने उसको समझाया कि तू इतना अच्छा कर रहा है तो तू फ्रेंचाइजी चालू करना। फिर उसने दुबई में चालू किया और दुबई से ऑस्ट्रेलिया गया, न्यूजीलैंड गया, यूएस गया, यूरोप गया। डोसा प्लाजा। आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मेरे पास में जो नॉलेज है वो नॉलेज को अगर मुझे बिजनेस में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट ये है, अगर मुझे खाली मेरे 2 हाथ और 2 पैर पे ही टिकना है तो मैं ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता। हमारा सबका अनुभव भी है, जब हमने शुरू किया था तो अपने ही 2 हाथ 2 पैर थे, जैसे हम लोगों ने और स्टाफ लिया और लोगों का काम लिया, वैसे ही अपना धंधा बढ़ा। वो सारे जो स्टाफ थे वो अपने धंधे के अंदर थे। ये नया काम करने का तरीका निकला जिसमें जिनसे साथ में हाथ मिलाना है वो अपने लोगों से बाहर है। इसमें तो 2 धंधे खड़े हो गए। जो राजू ऑमलेट वाला अच्छा ऑमलेट बनाता है तो दूसरे को फ्रेंचाइज दे सकता है। अगर मुझे कुछ धंधा नहीं आ रहा है, मैं बैठा हूँ वलसाड़ में, मुझे कुछ धंधा करना है, मैं राजू ऑमलेट वाले से बात करता हूँ, वो मुझे पूरा नोहाव देता है, डोसा प्लाजा वाला मुझे पूरा देता है, देख ऐसे करने का, ये कटलरी रखने का, ये पर्टिकुलर मसाला, ये मसाला मैं ही दूंगा, वही मसाला यूज करने का, नाम ऐसे लिखने का, मेनू ऐसे बनाने का, लोगों को ऐसे बिठाने का, पूरा नॉलेज है बिजनेस का वो देता है। और मैं, उसको डोसा का कुछ नहीं आता है, कल डोसा प्लाजा की फ्रेंचाइजी ओपन कर सकता हूँ। क्या हो गया, अगर अपने पास में आइडिया है तो वो आइडिया हम दूसरों को देके उनसे धंधा कर सकते हैं। और अगर मेरे पास में आइडिया नहीं है तो जिसके पास में आइडिया है उससे लेके उससे मैं काम कर सकता हूँ।
अगर करना है, सोचना है तो आज सोचना है। ये तो हो गई एक सिंपल चीज। सिर्फ मेरे या दो हाथ दो पैर एक सवाल है, या दूसरों से कोलैबोरेट करे, ये दूसरा सवाल है। तो पहले के जमाने में हमको सिखाया गया था, खुद मरे बिना स्वर्ग में नहीं जा सकते, जन्नत में नहीं जा सकते। आज उल्टा हो गया। आज अगर सब कुछ खुद करने जाए, अभी जिंदगी में बड़ा नहीं हो सकता। आज तो सवाल यही है, लोगों से कैसे हाथ मिलाए। मैंने कभी किसी को 50,000 लाख रुपया मंथली नहीं दिया, लेकिन अगर मेरा फ्रेंचाइज लेता है तो महीने में 10 लाख भी कमा सकता है, तो वो भी हो सकता है। ये जो सोच थी पहले, सब कुछ मैं करूंगा, इसकी लिमिट आ गई है। और मैं ये नया मॉडल कैसे करूंगा, एक नई चीज आ गई है। ये चीज ऐसी तो है नहीं कि हम सब ने नहीं देखा है। सवाल ये है कि जो भी हम देखते हैं ना, हम उसको बाहर समझते हैं, इसका एडवांटेज हम ले सकते हैं कि नहीं, ये चीज थोड़ी लिमिटेड रह जाती है। उसमें हमारे को पहले, हमें जो पहले सीखे थे, और एक चीज थी, हमारे बड़े लोग हमें कहा करते, अपनी हैसियत समझो, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करते हैं। जितनी चादर है ना, उतना पैर फैलाओ, और नहीं तो क्या होगा। देखो इतने लोग मरे। ये चीज अपने दिमाग में इतनी फिट हो गई, अपनी हैसियत समझो, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं कर सकते। आज मेरा महीने का 2 लाख का काम है, मैं महीने का 2 करोड़ का काम की सोच सकता हूँ क्या? हमारी जो पुरानी समझ है, उसके हिसाब से तो नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जो नई समझ आई है, वो ऐसे आई कि आपको क्या करना है डिसाइड करो, तो वो हिसाब से रास्ते लेते। ये जो चादर का एग्जांपल है, उसको चेंज ऐसे हो गया। भाई उस टाइम तो चादर शॉर्ट सप्लाई में था, सबको एक एक चादर मिलता था, वो जितना चादर है उतना पैर फैला ना, उससे बाहर पैर गया तो ठंड लगेगी। ये चादर तो एक ही थी। लेकिन अभी के टाइम में वही कहावत चेंज हो गई, जितना पैर फैलाना है उतना फैला लो, और वो साइज की चादर ले लो। अगर आपको 2 लाख का काम करना है तो 2 लाख का काम होगा, अगर 2 करोड़ का काम करना है तो 2 करोड़ का काम। जैसे ही ये सब बात करते हैं, वापस लोग बोलते हैं, अरे हमारे पास में कहाँ इतने पैसे, हम कोई इतने बड़े आदमी थोड़ी है। तो ये भी, अगर अपने आंख और कान खुले होते, हमको पता चलता कि कैप्टन गोपीनाथ भी कोई बड़ा आदमी नहीं था। वो तो एक किसान, मतलब खेती कर रहा था, और खेती करते करते कर्जे में इतना डूब गया। हमारे यहाँ आए थे बात करने के लिए, तो उन्होंने हमको बताया, मेरे साथ में वही हुआ जो हर किसान के साथ में होता है। इतना कर्जे में डूब गया, 10 साल लगा वापस वही लेवल पे आने में। यही आदमी का फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, 2004 में एयर डेक्कन चालू किया, 2007 में लार्जेस्ट एयरलाइन इन द कंट्री हो गया। तो आज अपने पॉकेट में क्या है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अपनी सोच में क्या है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अपनी सोच में क्या है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सोच के लिए हम करते क्या है ना, वो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कोई चीज जानता हूं तो बहुत अच्छा, लेकिन मैं कितनी चीज जानूंगा। अगर मैं नहीं जानता हूं, नो प्रॉब्लम, सीख लेंगे। किससे सीखेंगे? दुनिया भर में हजारों लोग सिखाने वाले हैं। तो ये जो पूरी चीज है ना, हर फैमिली बिजनेस के अंदर एक जमाने में था और आज कम हो गया। क्या चीज? सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप के ऊपर भरोसा, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस। अभी मैं कोयम्बतूर गया था, कोयम्बतूर से मैं तेलीचेरी की ओर जा रहा था, और बीच में तेलीचेरी नहीं, त्रिचिनापल्ली की ओर जा रहा था।
बीच में हॉल्ट लेने के लिए एक रेस्टोरेंट पे खड़े रहे। उसके नाम बाहर लिखा था A to B, अडायार आहार भवन। वैसे तो एक अच्छा सा फूड मॉल था, हम लोग अंदर गए, लेकिन जब इसका स्टोरी सुना ना, पता चला कि एक किसान का बेटा, खेती में कुछ नहीं हो रहा था तो बम्बई जॉब करने के लिए चला गया। बम्बई में कोई नमकीन वाले के वहां या रेस्टोरेंट के वहां पे कुछ काम किया था, वापस गांव में आया, फिर भी कुछ नहीं चला तो बैंगलोर जाके उसने मिठाई का एक दुकान चालू किया। अनपढ़, कोई कैपिटल नहीं, मिठाई का दुकान चालू किया। इतना मालूम था भाई लोगों को क्या चीज पसंद आती है ना, वो बात करते करते पता करते हैं। बस वही चीज आगे चल के आज की तारीख में A to B बन गई, जिसकी इंडिया में 20-25 ब्रांचेस होगी, मलेशिया में ब्रांच है, इंडोनेशिया में ब्रांच है, अमेरिका में ब्रांच है। जो आदमी था उसको तो इंग्लिश बोलना भी नहीं आता, बोलना खुद को आना जरूरी थोड़ी है, आदमी को रख लेंगे। अभी आज ही मेरे पास में एक साहब का फोन आया, पूना से है, बोलते मैं तो 10th फेल और पास हूँ, मतलब 10th में एक बार फेल हुआ, 10th उसके बाद में पास हुआ, उसके आगे तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, मेरे पास में कुछ नहीं था। अभी रियल एस्टेट में हूँ, मेरे इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मुझे सीईओ रखना है, मुझे सीएफओ रखना है, मुझे सीएमओ रखना है। ये जो सारी चीजें, वो जानकारी आई कहाँ से? जैसे जैसे चलते गए, अगर दिमाग खुला रखा, नई चीजें सीखते गए, जो सीखते गए वो एक्शन में लाना, ये सबसे बड़ी चीज है। तो 3 लॉज थे तो पहले जमाने में स्ट्रॉन्ग माने जाते थे। लो एंड स्टेडी विंस द रेस, एक गया। नया रूल क्या है? फास्ट एंड फोकस विंस द रेस। सेकंड, खुद मरे बिना स्वर्ग में नहीं जा सकते, ये रूल चेंज हो गया। अगर मर ही जाना है तो उसके बाद में क्या होने वाला है, क्या मतलब? वो तो जिंदा रह के जाना है। कब हो सकता है? जब दूसरों के साथ में मिले। तो इसी में वैसे तो विजडम पहले भी था। मारवाड़ी में कहावत है, वो भी कहावत होती है तो मतलब बरसों पुरानी होती है, लेकिन वही चीज उन्होंने बरसों पहले बताई। कहावत क्या है? पंड करे तो पेट भरे। पंड मतलब खुद। अगर इंसान खुद काम करता है ना, तो इतना कमा सकता है कि उसका पेट भरे। पंड करे तो पेट भरे, दूसरों करे तो तिजोरी भरे। तो दूसरे लोग हमारे लिए काम करते हैं ना, अभी तिजोरी भरती है। तो ये कहावत पहले थी, अभी ये चेंज हो गई। तुम्हारे बिना स्वर्ग में नहीं जा सकते, और अभी आ गया वे दूसरों की हेल्प के बिना, दूसरों के साथ काम करे बिना अभी धंधा बढ़ा नहीं सकते था। दूसरा, तीसरा था इतनी चादर है उतना पैर फैलाओ। अभी वो चेंज हो गया, जो साइज की चादर चाहिए साइज ले लो, जितना पैर फैलाना है फैला लो, और वो साइज की चादर ले। अभी ये जब सब चीजें दुनिया में बदलती है ना, तो इंसान के सामने एक सवाल आता है, हमको भी जमाने के साथ में बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? अभी मैं एक शादी में गया था, डेस्टिनेशन वेडिंग, 2 नाइट। जो हिसाब से लोग दारू पी रहे थे, मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ। तो मैं थोड़े दोस्तों को बोला कि ये क्या हो रहा है? बोलते तेरे को नहीं मालूम, आजकल तो ये स्टैंडर्ड है। कि अगर जमाना बदला, ये नाइट दारू पीना अगर स्टैंडर्ड है, तो क्या मुझे भी उसके हिसाब से चेंज होना चाहिए? ये सवाल आ जाता है कि दुनिया बदलती है तो क्या मुझे भी बदल जाना चाहिए? इसके लिए अपने पास में 3 पर्याय होते हैं। नंबर 1,
इसको बोलते हैं लैक ऑफ एडेप्टेशन। मतलब क्या, अगर जमाने को बदलना है तो बदलो, मैं चेंज नहीं होगा। हमारे बाप दादा से जो चला आया ना, मैं वही पकड़ के रखूं। कभी खुशी कभी गम करके पिक्चर था, उसमें अमिताभ बच्चन बोलता है हमारे वर्ष की परंपरा है, हम ऐसे ही करेंगे। हुआ क्या, ऐसे जो भी लोग थे धीरे धीरे खत्म हो गए। इसका बेस्ट एग्जांपल है डायनासोर। डायनासोर इतना बड़ा जानवर था, उसकी पूंछ पे आग लगती है ना तो 10 मिनट लगता है ब्रेन को मैसेज मिलने के लिए, इतना बड़ा था वो। सोचे हमको क्या होने वाला है, दुनिया बदलती है तो बदलने तो, हम इतने बड़े हैं। दुनिया बदलती गई और डायनासोर लुप्त हो गए, वैनिश हो गए। इनका भी ये एक अप्रोच रहता है, हम नहीं बदलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, सबका अंत सेम आता है, वो अंत हो जाता है। ये एक एक्सट्रीम है। एक दूसरा एक्सट्रीम है जिसको बोलते हैं सिंपल एडेप्टेशन। जो भी दुनिया करती है ना हम करेंगे, हमको तो जमाने के साथ में चलना है, जो दुनिया करती है वो हम करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा खुद का कुछ नहीं होता है। जो दुनिया करती है वो हम करते हैं। सब दारू पीते तो मैं भी दारू पीऊंगा। इसमें क्या, जो भी अपनी आइडेंटिटी थी, जो अपनी सोच थी, जो अपनी क्वालिटीज थी, वो चली जाती है। जैसे दुनिया करती है उसको हम लोग करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉकरोच, वांदो। ये जो कॉकरोच है, उसका क्या है स्पेशलिटी, लाखों साल से कोई भी माहौल हो उसमें कॉकरोच जिंदा रह सकता है। अगर गर्म ही है तो गर्म को एडजस्ट कर सकता है, बहुत ठंड है तो ठंड को एडजस्ट कर सकता है, बहुत कीचड़ है तो वहां को एडजस्ट कर सकता है, बहुत सूखा है तो उसको एडजस्ट कर सकता है। जो इंसान हर चीज को एडजस्ट हो सकता है ना, वो कॉकरोच जैसा रहता है। आखिर में कॉकरोच ही रहता है। तो फिर थर्ड अप्रोच रहता है, कुछ चीजों में हम बदलेंगे और कुछ चीजों में हम नहीं बदलेंगे। हमारी लाइफ की जो वैल्यूज है, हमारे जो एथिक्स है, हमारी जो सोच है, हमारी जो ईमानदारी है, हमारा जो हार्ड वर्क है, ये हमारे बेसिक वैल्यूज है, इसमें हम नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर पहले दुकान से माल बेचते थे और अभी ई कॉमर्स से बिकता है तो हम बेचेंगे। हमें तो माल बेचना है। हमारी ईमानदारी है कि कस्टमर को धोखा नहीं देंगे, तो दुकान में भी नहीं बेच के धोखा नहीं देंगे और ई कॉमर्स में बेच के भी धोखा नहीं देंगे। हमारी बेसिक वैल्यू है, जो कस्टमर है उसको पूरा अटेंशन देना। अगर आज मेरी दुकान है तो मैं अटेंशन देता हूँ, कल मेरा ई कॉमर्स है तो मैं अटेंशन दूंगा। इसको बोलते हैं ग्रोइंग एडेप्टेशन। हमारी बेसिक चीजें हैं वो नहीं बदलेंगे, लेकिन जो बाहरी रूप है वो हिसाब से हम लोग बदलते जाएंगे। तो ये जो समाज समय जब बदलते जाता है तो हर बिजनेसमैन को ये सोचना है, क्या हम लोग फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, कुछ भी बदलेगा हम तो वही दुकान रख के बैठेंगे, हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं, जो दुनिया करते हैं वो हम करते हैं, तीसरी कैटेगरी में आते हैं कि हमारी बेसिक चीज पकड़ के दुनिया के हिसाब से चेंज होके फिर हम उसको आगे लेके जाए। तो ये क्या एडप्ट करना, क्या नहीं करना, ये चीज बहुत जरूरी हो गई। आपसे बात करते करते मैंने आपको बताया 1998 में बुक आया, हु मूव्ड माय चीज। और 2004 में एक बुक आया, द वर्ल्ड इज फ्लैट। ये नाम का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड इज फ्लैट मतलब दुनिया है ना सपाट है। 2004 में उसने लिखा। उसके पहले क्या था, उसके पहले ऐसा था, पहाड़ होता था और खाई होती थी। मतलब क्या, कोई बहुत ऊपर, ज्यादातर लोग बहुत नीचे। मतलब क्या, राजा राजा होता था, प्रजा प्रजा होती थी। जो बड़े बिजनेस वाले थे बोलते थे टाटा बिरला, बड़े बिजनेस वाले हमेशा टाटा बिरला, और बाकी लोग उनके लिए काम करो। एक जमाने में वर्ल्ड वॉज अनइवन, बड़े हमेशा बड़े रहते थे, छोटे हमेशा छोटे रहते थे। लेकिन उन्होंने 2004 में बुक लिख के बताया कि अभी ये वर्ल्ड में जो बदलाव आया ना,
उसमें सबको विकास करने का बराबरी का मौका मिल गया। टाटा बिरला तो वर्षों से गए, लेकिन नारायण मूर्ति तो वैसे तो जॉब करने वाला आदमी था, उसको इन्फोसिस खड़ी करने का मौका मिल गया। बंसल्स थे जो वैसे जॉब करने वाले थे, उनको फ्लिपकार्ट खड़ा करने का मौका मिल गया। तो इन्होंने ये बुक में लिखाया कि पिछले कुछ सालों में वर्ल्ड में ऐसे बदलाव आए कि अभी अगर आप छोटे हो तो एक चीज समझ लेना, आप अपनी मर्जी से छोटे हो। अगर आप बड़े नहीं बन पा रहे हो, एक चीज सोच लेना कि आप अपनी मर्जी से बड़े नहीं बन पा रहे। अगर आप दूसरे अपने को ऊपर दया खाते, जिसको बोलते हैं सेल्फ पिटी, बोलेंगे मैं क्या करूं, मैं तो धीरू मुकेश अंबानी के घर में पैदा नहीं हुआ, मैं क्या करूं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं था, मैं क्या करूं, मुझे तो कोई गाइड करने वाला नहीं था। ये सबको आज एक ही चीज बोला जाता है, बहाने। कुछ भी नहीं पढ़ा तो क्या हुआ? अगर धंधा करना है, अगर विकास करना है, अगर ग्रोथ करना है, अगर बिजनेस में जंप लेना है, तो उसके सब साधन बाहर है ना। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो क्या हो, भावनगर के पास में अलंग करके जगह है, अलंग में एक कंपनी है, शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग, मतलब जो बड़े बड़े जहाज होते हैं बहुत पुराने हो जाते हैं तो उसको भंगार में तो भेज दिया जाता है। यहाँ पे अलग में शिप आते हैं, उसको तोड़ के उसका अलग अलग पार्ट बेचते हैं, इसको शिप ब्रेकिंग बिजनेस बोलते हैं। तो ये शिप तोड़ने के धंधे की जो सबसे बड़ी कंपनी है, उसका जो मालिक है, उसको अपने नाम की सिग्नेचर करना नहीं आता है, अंगूठा। फिर भी दुनिया भर में कहीं पे भी कोई भी शिप अगर बंगाल में जाना है तो इनको बुलाते हैं। ये साहब को तो अंग्रेजी आने का सवाल ही नहीं है, लेकिन वो अपने साथ एक आदमी को लेके जाता है जिसको शिप ब्रेकिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन अंग्रेजी मालूम है। वो लोग इनको शिप दिखाते हैं, ये साहब पूरा चक्कर मारते हैं और फिर वो अंग्रेजी वाले को बोलते हैं, देख उसको बोल इतना भाव। और इंग्लिश में उनको भाव बोलेंगे, वो इनको बात करेंगे, वापस उनको जवाब देंगे, भाई इसमें तो है ना इतना टन स्टील है। अभी इनकी जो समझ थी शिप का वैल्यू कैसे निकालना, वो इतनी बढ़िया थी, दुनिया भर में लोग उनको बुलाते थे। उनको अंग्रेजी नहीं आती थी तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था, जिसको अंग्रेजी आती है उसको साथ में ले लिया। कोलैबोरेशन, सब कुछ मुझे करने की जरूरत नहीं है। ये जब समझ आती गई ना, तो काफी चीजें बढ़ती गई। तो इसके कारण क्या हो गया, अभी का जो टाइम है उसमें द वर्ल्ड इज फ्लैट, सबको ग्रो करने का बराबरी का मौका है। आप करो, आपके हाथ की बात है, ठीक करो, वो आपकी मर्जी की बात है। अगर करना है, दो तीन चीजें सिंपल है। एक, आंख और कान खुले रखो। अगर आज कोई आपको बोलता है 3D प्रिंटिंग, मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे पास में है, आपने देखा ये क्या है? ये एक किसी का सिंबल है, लोगो है। ये कैसे बना? 3D प्रिंटिंग से। मतलब उन्होंने कोई ड्राइंग बनाया और 15-20 मिनट में ये तैयार हो गया। ये दूसरा पीस था, किसी को कुछ अपना ग्रैंडफादर का लोगो बनाना था, उन्होंने ड्राइंग दिया और ये मशीन में डाला और 3D प्रिंटिंग से 2 घंटे में तैयार हो गया। ये मुझे किसी ने आज बताया, मुझे बताया कि आज अगर आप सेमिनार लेने वाले हो ना, तो उनको ये दिखाना। आपने सुना है क्या 3D प्रिंटिंग के बारे में? आप में से कई लोगों ने सुना है, लेकिन हमारी लाइन नहीं है बोल के मेजॉरिटी लोगों ने तो दिमाग से भी निकाल दिया। लेकिन ये 3D का मशीन डाल के धंधा हो सकता है क्या? अभी जिन्होंने इसकी पे सोच लगाया, अभी बोला कि धंधा तो हो सकता है लेकिन वायबल नहीं है।
10 लाख का मशीन है, तो 10 लाख का मशीन के लिए अगर अपना महीने में 50,000 का काम नहीं हो, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये तो बहुत नया नया है, इतना काम कहाँ से मिलेगा। लेकिन ये सब ने सोचा और वहां पे रुक गए। लेकिन ये सब बोले कि 10 लाख का मशीन तो मुझे पहला कोटेशन है, लेकिन इसमें होता क्या है, मैं थोड़ा ढूंढता हूँ। तो ढूंढने चले तो धीरे धीरे वहां पहुंच गए कि जहाँ पे वही मशीन उनको 60,000 में मिला। अभी अगर 10 लाख का धंधा है ना, 10 लाख का मशीन है ना, तो वायबल नहीं था। और वायबल नहीं था ना, तो दो चॉइस था, मैंने सोची छोड़ दी। तो मेरे को ये आइडिया अच्छा लगा, तो मैं ढूंढने चला। तो ढूंढते 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 कोई मशीन मिल गई 60,000 में। अगर किसी के पास में एक जेरोक्स की दुकान है, अगर उसमें आप ये 3D प्रिंटिंग लगाते हो, लोगों को बोलते हो कि भाई आप आइए, आपका फोटो लेंगे और आपका इस तरह से मॉडल बना के दे देंगे। आपको किसी को कुछ गिफ्ट देना है, कुछ किसी को प्राइज देना है, तो उसका पूरा मॉडल बना के 3D प्रिंटिंग में तैयार करके देंगे। 10 लाख में नॉट वायबल, 60,000 अट्रैक्टिव। पता कैसे चला? जब चलना चालू किया ना। मुझे पता नहीं कि आप लोगों को ये पता जानकारी है या नहीं। वर्षों पहले की बात है, गुजरात में नडियाद करके एक जगह है, वहां से 40 किलोमीटर दूर एक गांव है। गांव के चारों बाजू जंगल है, जंगली जानवर भी होते हैं। एक दिन काफी शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था। एक गांव वाला आदमी अपने आप को बचाते हुए, क्योंकि जंगली जानवर होते हैं, अपने गांव की ओर जा रहा था। अंधेरा हो गया था, फिर भी उसको तो अंदाज है, पता है रोज जाता है, तो अपनी रोड पे जा रहा था। उसकी नजर में आया कि कोई पेड़ के नीचे कोई इंसान जैसा लगा उसको। जरा पास में जाके देखा ना, तो इंसान पेड़ के नीचे बैठा। इसने भाई उसको पूछा, ये भाई ये क्या कर रहे हो इधर? अभी ये इंसान बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, सूट बूट में था। तो ये गांव वाला इसको सवाल पूछता है। वो गांव वाले को बोलता है, तुझे क्या फर्क पड़ता है? हु आर यू टू आस्क मी? मुझे सवाल पूछने वाला तू कौन है? अभी गांव वाले का दिमाग गया। उसने बोला, ये सुन, इधर बैठने का नहीं है। इधर रात को जंगली जानवर आता है, कोई अक्ल वाला आदमी है ना, इधर बैठना नहीं है। अभी वो पढ़ा लिखा आदमी बोलता है, मैं क्या करूं? ये देख, उधर लाइट दिखता है तुझे? उसने पॉइंट करके दूर एक लाइट दिखाया। वो डिस्टेंस है ना, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर का मतलब मालूम है तुमको? 3,000 फुट। मुझे वहां जाना था, लेकिन जब तक मैं यहाँ आया तभी अंधेरा हो गया। अभी तुम्हें बताओ मैं जाऊंगा कैसे? और ये मत समझना कि मेरे में अक्ल नहीं है। ये देखो मेरे पास में टॉर्च है, टॉर्च डालता हूँ ना, लाइट रोड दिखता है। लेकिन मेरी टॉर्च है ना, उसमें खाली 3 फुट दिखता है। और मैंने तुमको क्या बोला, मुझे कितना जाना है? 3,000 फुट। मेरा तकदीर खराब कि मेरी टॉर्च खाली 3 फुट दिखा रही। अब ये गांव वाला समझ गया कि ये आदमी थोड़ा ज्यादा ही पढ़ा लिखा। तो उसने अपनी भाषा में उसको समझाने की कोशिश की कि देख भाई, हम तो गांव में रहने वाले हैं, हम तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे तो है नहीं, लेकिन हमारे गांव वालों के पास में ना बहुत मैजिक होता है। तुम्हारा टॉर्च मेरे को दो, मैं तुमको मैजिक करके दिखाता हूँ। ये आदमी को इंटरेस्ट पड़ा, इसने उसको टॉर्च दिया। इसने टॉर्च के ऊपर रुमाल रखा और वही आबरा का डाबरा बम बम बोल ऐसा कुछ बोला, पट करके मारा। देख, अभी मैजिक हो गया, अभी ये तेरे को टॉर्च पूरा रास्ता दिखाएगी। ये अपने पढ़े लिखे आदमी ने लाइट फेंका, 3 फुट ही दिखा। बोलते क्या तू मेरे को मूर्ख समझता है? ऐसा आगरा का डाबरा बोलने से कुछ होता है क्या? ये देख 3 फुट ही दिख रहा है। आदमी ने बोला मैजिक हो गया है, मैं तुमको बोलता हूँ ना, तुम चल के देखो। ये आदमी ने टॉर्च मारा, 3 फुट दिख रहा था, वो 3 फुट चला तो और 3 फुट दिखा।
अभी वो दूसरा 3 फुट चला तो और 3 फुट दिखा, और चला तो और 3 फुट दिखा। ऐसे चलते 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 ये आदमी 3000 फुट पहुंच गया। वहां से एक चीज समझ में आई, 3000 फुट चलना है ना तो 3000 फुट की लाइट नहीं चाहिए, खाली 3 फुट की लाइट काफी है। जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे नई नई चीजें बंद खुलती जाएंगी। अगर आज मैं बोलूं कि मुझे एक नया धंधा चालू करना है, तो ये धंधा कैसे करना ना, उसका 100% मेरे पास नॉलेज की जरूरत नहीं है। बस एक दिमाग में प्लान है ना कि चालू करना है, तो मैं 10 लोगों से बात चालू करता हूँ, उसमें से जानकारी मिलती है, उसमें से 4 लोगों के रेफरेंस मिलते हैं, मैं उनको जाके बात करता हूँ, वो बताते कि वो लोग वहां पे कर रहे हैं, मैं वहां पे पहुंच जाता हूँ, वहां से नई जानकारी मिलती है। हर बिजनेसमैन 15, 20, 25 साल पहले जिन्होंने बिजनेस चालू किया ना, उन्होंने यही तरीके से बिजनेस चालू किया, चलते गए, नई जानकारी मिलती गई। पता नहीं पिछले कुछ सालों से ऐसा हो गया कि लोगों ने चलना ही छोड़ दिया, सब बैठ के बात करते हैं। 4 दिन पहले तक बात चल रही थी मोदी फैन या एंटी मोदी, अभी हर चौराहे पे बात हो रही है रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करके सही किया या गलत किया। आपके और मेरे सोचने से कुछ नहीं होने वाला, हमारी सोच अपने धंधे पे होनी चाहिए। ये जो पर्टिकुलर चीज है, चलते गए नई चीजें खुलती गई, ये जब चालू करते हैं ना, आंख और कान खुले हो जाते हैं और अपने आप नई चीजें पता चल रही। तो 2004 में जो बुक लिखा था, उन्होंने बोला कि अभी है ना बहुत नए नए धंधे हुए। पहले धंधे क्या होते थे, या तो आप कुछ बनाओ या तो आप कुछ बेचो। अभी क्या नया धंधा आ गया, नया धंधा आ गया कि भाई माल वियतनाम में बनता है, अगरबत्ती जो होती है वो वियतनाम में बनती है, इंडिया में आके फ्रेग्रेंस में डीप होती है और मैक्सिको में बिकती है। मैं दुबई में था और आपके जमात खाने में गया था, तो मुझे बोल रहे थे कि न्यूयॉर्क के जमात खाने में एक प्रॉब्लम है, खाली हेन का एक अगरबत्ती चलता है, क्योंकि वो अगरबत्ती से ना धुआं नहीं निकलता है, और अगर धुआं निकला ना तो वहां का जो फायर अलार्म सिस्टम है ना वो बच जाती है। तो उनको वो हेन की अगरबत्ती चाहिए। वो हेन की अगरबत्ती है क्या, बनती है वियतनाम में, बॉम्बे में फ्रेग्रेंस में डीप होती है और दुनिया भर में बिकती है। तो इन्होंने ये बुक में समझाया कि दुनिया अभी बहुत छोटी हो गई, आज आप कुछ भी करो दुनिया भर में बेच सकते हो। कोई चीज दुनिया से लेके, एक जगह से लेके दुनिया के दूसरे कोने में बेच सकते हो। तो अपना रडार था, मेरे ग्रैंडफादर की सोच थी, वो एक गांव से थे और बहुत प्रोग्रेसिव थे, बहुत विकासशील थे, तो गांव छोड़ के वो शहर में आए। मेरे ग्रैंडफादर मेरे फादर थे, मेरे ग्रैंडफादर से नेक्स्ट लेवल पे थे, उस शहर से उन्होंने बिजनेस इंडिया लेवल पे बढ़ाया। अब मेरा काम क्या है, जो इंडिया लेवल का बिजनेस है उसको वर्ल्ड लेवल पे लेके जाना। कोई भी कर सकता है क्या, तो ये तो कोई भी कर सकता है, करने के तरीके हैं। मैं जब इसी से बात कर रहा था तो बोले कि मैंने किसी को जिनको बोला कि मैं आज ये इस्माइली कम्युनिटी के लिए सेमिनार करूं, बोले अरे अफ्रीका में तो हर जगह पे इतने इस्माइली लोग हैं, वो लोग अपना अपना कंट्री बराबर जानते हैं, क्या उनके लिए इंडिया में मैं सोर्सिंग करके उनको भेज सकता हूँ क्या? अभी ये जो सोचना पहले नहीं था, पहले पूना में रविवार पेट में मेरी मोबाइल की दुकान है, तो मेरा लाइफ रविवार पेट से शुरू होता था और रविवार पेट पे खत्म होता था। लेकिन अब जब मैं सोच सकता हूं तो मैं पुणे में भी बेच सकता हूं, तो अफ्रीका में भी बेच सकता हूं। ये जब सोच खुलती है ना, ये फर्स्ट स्टेज आया दुनिया में, वर्ल्ड बिकेम स्मॉल। तो हमारे बिजनेस में हम ये किस तरह से कर रहे हैं, ए टू आर, अडयार आहार भवन, एक रेस्टोरेंट खोली, अच्छी चली, तो इसको फ्रेंचाइजी देके किस तरह से बहुत बड़ी बना सकते।
नेचुरल आइसक्रीम, मिस्टर कामत। उडुपी क्या है? अभी उडुपी में ज्यादा करके लोगों का होटल का धंधा है, तो बॉम्बे में आए थे तो किसी होटल में काम कर रहे थे। तभी उन्होंने एक चीज देखा कि लोग खाना खाने के बाद में उसके मुंह पे, लोगों के मुंह पे जो खुशी आती है वो एक लेवल की है, लेकिन आइसक्रीम खाने के बाद में ना खुशी अलग लेवल की आती है। तो उन्होंने सोचा ना आइसक्रीम का धंधा करना चाहिए। जब उन्होंने शुरू किया था तो आइसक्रीम का ऐसा कोई पार्लर जैसा तो कुछ था ही नहीं, बस खाली या तो तैयार आइसक्रीम मिलता था जो घर पे लेके जाके खाओ, नहीं तो रेस्टोरेंट में मिलता था। इन्होंने सोचा ये खाने का चीज छोड़ दो, खाली आइसक्रीम का धंधा शुरू करते हैं, और उन्होंने नेचुरल आइसक्रीम चालू किया। पूरी लाइफ में उन्होंने क्या ब्रांड बनाया, क्या क्वालिटी बनाया, क्या वैरायटी बनाया, लेकिन एक आउटलेट। उनके लड़के बिजनेस में आए और इवेंचुअली बोला अगर हम खाली बॉम्बे में रहेंगे तो हमारा नाम और ढंग लेके लोग दूसरा चालू कर देंगे, उससे अच्छा हम ही चालू कर देते। और 160 आउटलेट। अभी सब आउटलेट पे तो मैं नहीं बैठ सकता हूँ, तो लोगों के साथ में हाथ मिला के फ्रेंचाइजी बनाए। तो जब एक नेचुरल आइसक्रीम है वो भी फैमिली बिजनेस है, और आज जब 160 नेचुरल आइसक्रीम है वो भी फैमिली बिजनेस। दोनों में फर्क क्या है? एक अपने दो हाथ दो पैर बिजनेस लिमिटेड, दूसरा अपने दो हाथ दो पैर से तो है ही, लेकिन दिल्ली में किसी और से टाइप करेंगे, आगरा में किसी और से करेंगे, कलकत्ता में किसी और से करेंगे, नागपुर में किसी और से करेंगे, और वहां का पूरा बिजनेस वो डेवलप करेगा। तो ये जो सोच हो गई है कि कोई भी चीज किस तरह से बढ़ाती जाए, ये आज के जमाने में शुरू हो गया। और फिर खाली इंडिया में क्यों, दुनिया भर में क्यों नहीं। इसी में मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। ये मैं कोई इतना समझदार आदमी नहीं हूँ, लेकिन क्या होता है, जैसे आपको बताया पिछले 25 साल से 5000 स्टूडेंट से काम कर चुके हैं, और हर स्टूडेंट हमें कुछ न कुछ सिखाता है। एक लड़का आया एडमिशन लेने के लिए, उसका एडमिशन रिजेक्ट हो गया। अभी नॉर्मली आप बड़ी कॉलेज में जाते हो, आपका एडमिशन रिजेक्ट होता है तो क्या करते हो? सर पे हाथ रख के बोलते यार अपना तकदीर खराब, अपने को एडमिशन नहीं मिला। लेकिन ये लड़का ऐसे मानने वाला नहीं था, छोड़ने वाला नहीं। उसने बोला कि भाई मुझे डायरेक्टर को मिलना है। वो एडमिशन वाले बोलते हैं ऐसा तो कोई भी बोल सकता है, ऐसा मिल नहीं सकता। नहीं, बस मेरे को 2 मिनट के लिए मिलना है। बोले नहीं हो सकता, नहीं प्लीज 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 मेरे को 2 मिनट के लिए। फाइनली उन्होंने बोला ठीक है मिलो, मैं डायरेक्टर हूँ तो मेरे पास में लेके आया। मैंने बोला भाई बोल तेरे को क्या चाहिए? बोलते सर मुझे आपकी कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो मैंने बोला तो एडमिशन डिपार्टमेंट में जाओ, मैं एडमिशन नहीं करता हूँ। नहीं सर उन्होंने मेरा रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं सर आप मेरा एप्लीकेशन देखो एक बार। मैंने मंगवाया, उसका एप्लीकेशन देखा। उसके फादर की दर्जी की दुकान है, 10 फुट बाय 10 फुट की। हमारे एडमिशन वाले ने लिखा कि भाई इनका धंधा इतना छोटा है कि अपने प्रोग्राम की फीस भी साल भर में कमा नहीं पाएंगे, तो ये लड़का ये एडमिशन लेके क्या करेगा? मैंने लड़के को बोला देख भाई तेरा धंधा इतना छोटा है, तो ये सब सीख के क्या करेगा? तब ये लड़के ने मेरे को एक लाइन सुना है। स्टोरी है 20 साल पहले की, लेकिन आज भी मेरे दिमाग में एकदम याद। सर अगर आज मेरा धंधा छोटा है, इसका क्या ये मतलब होता है कि धंधा कैसे बड़ा करने का वो हम लोग सीख भी नहीं चाहिए, सीख भी नहीं सकते? जब मैंने देखा कि लड़के में पानी है, मैं एडमिशन दे दिया। नॉर्मल कोर्स में चलता रहता है। जब कोर्स खत्म होके वो जा रहा था, फिर एक बार मिलने आया। मैंने उसको बोला देखो भाई अभी तो तुमने कोर्स कर लिया, लेकिन मैं एक चीज समझा दूं, तुम लोग टेलर लोग है ना, कभी सुधरोगे नहीं। मैं जब नया कपड़ा खरीदता हूँ, मैं दर्जी की दुकान पे जाता हूँ, वो क्या करता है, मेजरमेंट लेता है, इधर का इधर का इधर का नोटबुक में लिखता है। फिर फाइनली बिल बना के मुझे एक लास्ट चीज दिखता है, क्या दिखाता है? डिलीवरी डेट।
एक हफ्ते के बाद में मेरा इतना एक्साइटमेंट था ना, मैं नया कपड़ा लिया हूँ, अभी का अभी मिल जाएगा, लेकिन अभी तो एक हफ्ते के बाद। कोई बात नहीं, कोई भी दर्जी के पास में जाओ यही होता है, ठीक है। अभी एक हफ्ते के बाद में गया, मतलब पूरी दर्जी कम्युनिटी की एक गारंटी, आपका कपड़ा तैयार नहीं होगा, कुछ ना कुछ स्टोरी मिल जाएगी। कारीगर छुट्टी पे चला गया, पावर नहीं था, ये बंद आ गया, ये कुछ ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था। 2 दिन में वापस बस 2 दिन दीजिए, मैं दे देता। अभी हमको भी मालूम है वो 2 दिन में भी होगा नहीं, वापस धक्का क्यों खाने का, तो दूसरे हफ्ते के बाद नहीं जाते। हो गया 15 दिन। अभी पहुंचने से वो क्या बोलता है, सर 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 बैठो, खाली बटन लगाना बाकी है। ये आप दर्जियों का स्टैंडर्ड जगह। और जब बाद में आखिर हाथ में कपड़ा आता है ना, तो जो पूरा एक्साइटमेंट था ना नए कपड़े का, वो सब निकल जाता है और आप लोग नहीं सुधरोगे। मैंने लड़के को बोल दिया, लड़के ने सुन लिया, चला गया। 5 साल बाद की स्टोरी है। बॉम्बे में टेक्सटाइल का बड़ा एग्जीबिशन था, वहां पे मुझे फैमिली बिजनेस में टॉक के लिए बुलाया था। मैं टॉक देके बाहर निकला, देख रहा था सब टेक्सटाइल वाले रो रहे हैं, अपने धंधे में अभी बहुत रहा नहीं है। बस चल चल रहा था, तभी सामने ये लड़का मिला। मैंने बोला हाउ आर यू डूइंग, कैसे चल रहा है? लड़का बोलता है फैब्युलस, बहुत बढ़िया। क्या है, ये तो चला था टेलर, शायद उसने धंधा चेंज कर दिया होगा। मैं तो सोच रहा था कि दर्जी के धंधे में क्या होगा। तो बस मैंने पूछा क्या बिजनेस है, तो वो बोलता है सर वही टेलरिंग। अभी टेलरिंग में फैब्युलस क्या होता है? मेरे रडार ऊपर, मैं जानने को तैयार। मैंने पूछा समझा यार तू करता क्या है? तो ऐसा कुछ नहीं, मैंने ना बड़े बड़े शहरों में एक छोटी छोटी दुकानें खोली है, 25 स्क्वायर फीट, 50 स्क्वायर फीट। उसके ऊपर एक बोर्ड मारा है, इफ यू कैन गेट स्टिच टू योर फिट, व्हाई द हेल विल यू बाय रेडीमेड? अगर आपको अपनी फिट के हिसाब से स्टिच किया हुआ, सिया हुआ कपड़ा मिलेगा, तो आप तैयार क्यों लेंगे? लोग दुकान में आते हैं, मैं उनको कपड़े का खाली सैंपल पीस पड़ा है वही दिखाता हूँ, उसमें से वो लोग फैब्रिक सिलेक्ट करते हैं, फिर हम लोग उनका मेजरमेंट लेते हैं। मेजरमेंट हम बुक में नहीं लिखते, सीधा कंप्यूटर में एंट्री होता है। जैसे कंप्यूटर में एंट्री हुआ ना और एंटर बटन मारा ना, तो कोल्हापुर के पास में एक गांव में उसका फैक्ट्री है, वहां पे 150 आदमी काम करते हैं। वहां पे डेटा चला गया, पूरा फैब्रिक का स्टॉक फैक्ट्री में पड़ा है। आपने 4 बजे मेजरमेंट दिया, वहां पे 6 बजे में फैब्रिक निकल के कटिंग टेबल के पास में आया। कटिंग मास्टर, इन्हीं की तो मेन डिमांड होती है, उसको 2-2 लाख रुपया पर मंथ दे के रखता है वो। कटिंग कर दिया, बस टीचिंग चालू हो गया। रात को 12 बजे तक पैकिंग और ये सब तैयार, 2 बजे कुरियर ने उठा लिया। दूसरे दिन शाम को 4 बजे के पहले आपके घर पे डिलीवरी। कल शाम को 4 बजे आपने मेजरमेंट दिया था, आज शाम को 4 बजे आपके घर पे आपकी कलर पसंद का कपड़ा, आपकी साइज का मेजरमेंट परफेक्ट फिट करके आपके घर पे डिलीवरी। बोलते काम यहाँ पे नहीं रुकता है, 2-3 महीने में आ जाता है आपके ऑफिस में। सर ये नया फैब्रिक है, आप कौन सा पसंद करेंगे? आप जो भी पसंद करो, नेक्स्ट डे आपके घर पे डिलीवरी। मैंने उसको बोला यार लड़का तूने बहुत कमाल किया है, तू तो 3-3 लोगों का प्रॉफिट खा रहा है। जो आदमी फैब्रिक बेच रहा है उसका प्रॉफिट है, वो भी तू खा रहा है। जो आदमी गारमेंट बना के बेचता है उसका प्रॉफिट है, वो भी तू खा रहा है। और जो आदमी रिटेल में कपड़ा बेचता है उसका प्रॉफिट भी तू खा रहा है। सब चीज है, मुझे ना अभी इंडिया भर में एक्सपांड करना चाहिए। तो वो लड़का मुझे बोलता है सर खाली इंडिया में क्यों, मैं तो लंदन में भी खोल सकता हूँ, न्यूयॉर्क में भी खोल सकता हूँ। ये एक चीज आ गई, तो अपनी जितनी सोच उतनी पहुंच, जितनी तक अपनी सोच जाएगी ना उधर तक हम लोग जा सकते। अगर हम समझते हैं कि हम अपना एक गली तक सीमित है तो गली तक सीमित है, अगर हम बोलते हैं दुनिया भर में करना है तो दुनिया भर में कर सकते। ये एक चीज उन्होंने वो बुक में दिखाया, द वर्ल्ड इज फ्लैट। उन्होंने दूसरा चीज दिखाया,
इनसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग। भाई किसी की ऑफिस का खाली फाइलिंग काम है ना, ये पूरा एक धंधा बड़ा हो जाता है। सबकी ऑफिस के पेपर लाना और खाली फाइल करके रखना, जब आपको चाहिए तभी मिल जाएगा। सारे के सारे पेपर करके स्कैन करके मिलते हैं, आपको जो भी जब चाहिए तभी पेपर मिल जाएगा। तो ये बुक में ये बताया गया कि टेक्नोलॉजी और ग्लोबल, अगर हम सोच ओपन करते हैं तो अपना बिजनेस कैसे और किस तरह बढ़ सकता है। तीन चीज सबके लिए बहुत जरूरी हो जाती है। सबसे पहले जो मैंने बताया, कोलाबरेट। फ्रेंचाइजिंग का जो बात कर रहे हैं ना, ये खाली कोलाबरेशन है। सब कुछ मेरे दो हाथ और दो पैर तक सीमित नहीं। दूसरा, जितना सोच फैलाना है उतना फैलाओ, ग्लोबल। और तीसरा, टेक्नोलॉजी हर चीज को चेंज कर सकती है, और टेक्नोलॉजी हमें सीखने की जरूरत नहीं है। सीखे हुए लोग अपने लिए काम कर सकते हैं, हमें खाली सोचने की जरूरत है। निज़ार भाई ने अपना कैमरा ऑन किया है, मतलब उन्होंने मेरे को मैसेज दिया कि अभी काफी क्वेश्चन आंसर या चैट कुछ है, तो इस पे भी थोड़ा ख्याल दें। तो अभी आपका जो भी किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझे बताइए। थैंक यू सो मच परिमल सर। आई थिंक आज जो चीजें आपने शेयर की है वो सारी ऑडियंस के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंचाइजिंग के ऊपर इंफॉर्मेशन ही नहीं बल्कि आपने एक माइंडसेट चेंज लाने की कोशिश की है इस सेशन के थ्रू, जिसके अंदर आपने चेंज मैनेजमेंट की बात की और हम सबको इंस्पायर किया कि हम ग्लोबल थिंकिंग करें, टेक्नोलॉजी को यूज करें, कोलैबोरेट करें, और खाली अपने छोटी सी बिजनेस में अपनी सोच को वहां सीमित ना रखे। मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे था स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आई थिंक शिफ्ट करके फास्ट एंड फॉरवर्ड विंस द रेस, वो आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा जरूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। जैसे आपने कहा अभी अपन क्वेश्चन और आंसर राउंड की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन से अपन शुरुआत करते हैं अराउंड फ्रेंचाइजिंग। तो आपने ये तो हम सबको ये समझा दिया है कि फ्रेंचाइजिंग जरूरी है, कोलैबोरेट करना जरूरी है, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि एक जो छोटा बिजनेस है जिसने जो अभी लेट्स से 10-12 साल से बिजनेस कर रहा है, अगर वो फ्रेंचाइजिंग के बारे में सोचना चाहता है तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? वो फर्स्ट स्टेप या फिर वो फर्स्ट जो प्लानिंग स्टेज है, वो उसको किस तरह से पार करना चाहिए? अगर आप उसके ऊपर थोड़ी बात कर सकते हैं। ठीक है, अभी राजू ऑमलेट वाला, वो तो अपना ऑमलेट का धंधा अच्छा चल ही रहा है, तो उसको तो दूसरों को फ्रेंचाइज देना है। अभी जिन्होंने भी ऐसा सोचा ना, उन्होंने किसको सबसे पहला फ्रेंचाइज दिया? अपने एक दोस्त को दिया। अगर मैं अहमदाबाद में हूँ, मेरा एक दोस्त बड़ौदा में है, तो मैंने बड़ौदा वाले को दिया। और फिर मैंने मैनेज करना चालू किया, और जब मैं करते गया ना, धीरे धीरे मेरे को पता चला कि क्या क्या चीजें होती है उसमें। कोई भी अपने पहचान वाले, अपने रिश्तेदार और किसी के साथ में हमने पहले चालू कर दिया, तो इसमें कोई बहुत बड़ा नॉलेज की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। और उसमें ही हम सीखेंगे कि भाई हमें क्या क्या करना चाहिए। और जब एक बार आपके पास में पूरा चीज क्लैरिटी आ गई, मैनेजमेंट भी भाषा में उसको बोलते हैं मॉडल तैयार हो गया, भाई ये चीज हम देंगे, ये चीज उनको करनी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी। तो इसकी कई सारी एजेंसीज है जो आपको हेल्प करती है कि आपका मॉडल हजारों लोगों तक लेके जाए, पूरा उसको स्ट्रक्चर करके, लीगल फ्रेमवर्क करके आपको हेल्प करेंगे वो फ्रेंचाइज करने। ऐसा थॉट है कि इजी होता है एक्सपैंड करना पैन इंडिया और ग्लोबली। आई थिंक आपने एक अच्छा एनेक्डोट भी दिया आपके स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने वो एक ग्लोबल थिंकिंग रखी और उन्होंने उसको एक्चुअली अमल में लाया। लेकिन अगर आप कुछ रोड ब्लॉक्स की बात कर सके कि जैसे ही इंसान सोचता है कि मुझे एक्सपैंड करना है, तो वो जब भी रोड ब्लॉक्स को जाते हैं, जैसे कि कैपिटल का पहले तो रोड ब्लॉक आ सकता है कि मैं इतना सारा कैपिटल कैसे रेज करूंगा, या फिर दूसरे रोड ब्लॉक आ सकते हैं कि मैं लोगों को ट्रस्ट कैसे करूं, हायर कैसे करूं किसी को, और अपने बिजनेस सीक्रेट अगर है तो शेयर कैसे करूं। तो वो रोड ब्लॉक्स को किस तरह से हम केटर कर सकते हैं? ये रोड ब्लॉक आ सकते हैं ना, ऐसी बातें वही करते हैं जिन्होंने कभी बिजनेस किया नहीं। क्योंकि जिन्होंने बिजनेस किया उसने तो हमेशा लाइफ में रोड ब्लॉक हैंडल किया ही है।
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड ब्लॉक है वो अपना दिमाग के अंदर है कि हमको करना है या नहीं करना है। अगर हमारे अंदर एक्साइटमेंट है, उत्साह है, तो हमारे लिए सवाल यह आएगा कि ये कैसे करें। कर सकते या नहीं कर सकते ये सवाल ही नहीं है हमारे लिए, कैसे करें वो सवाल है। मैं आपको पूछूंगा कि आप मुझे कुछ हेल्प कर सकते हो, तो नजार भाई बोलेंगे नहीं मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। कोई बात नहीं, डू यू नो एनीबडी हु नोज, आप किसी और को जानते हो जो इसमें हेल्प कर सके। तो फिर निजार भाई थोड़ा सोच के बोलेंगे ये शायद मेरे ये 2 फ्रेंड है, मैं तुमको नंबर देता हूँ, देखो शायद वो लोग कुछ हेल्प कर सके। फिर मैं उनके पास में जाता हूँ। तो नहीं हो सकता है ना, ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आपसे नहीं हो सकता है, थोड़ा तो बताओ किससे हो सकता है, और फिर मैं वहां जाता हूँ। अच्छा, ये जो कैपिटल वर्ड है ना, ये एक बहुत गलत वे में है। एक आदमी ने मुझे बोला रियल एस्टेट धंधा सबसे अच्छा था। मैं बोला रियल एस्टेट तो खाली बड़े लोगों का काम है। बोला किसने बोला? अरे यार, सपोज रियल एस्टेट में मैं खाली ब्रोकर बनता हूँ तो मेरा तो 1 रुपया भी नहीं लगता है। और कई बार बिल्डरों के पैसे टूटते हैं, ब्रोकर तो हमेशा पूरी ब्रोकरेज मिलती है। अच्छा, जब ब्रोकिंग करते करते मुझे पता चला किसी के पास में लैंड है लेकिन वो बेचने को तैयार नहीं है, तो फिर किसी ने आइडिया दिया, मैंने सोचा और मैंने बोला भाई जॉइंट वेंचर करते हैं। लैंड आपकी, डेवलपमेंट मैं करता हूँ, पूरा प्रॉफिट आपका, मुझे खाली 10% जगह दे देना। हो गया, उसमें से मैं डेवलपर बन गया। तो कोई भी धंधा करने में जो भी अपने पास में है वो अपने पास में है, जो नहीं है वो दूसरों से खड़ा कर सकते। आज जिसके भी पास में पैसा है ना, उसको 2 चीज चाहिए, मेरे पैसे पे अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए और मेरे पैसे की सेफ्टी क्या। अगर मैं ऐसा धंधा बताता हूँ कि जिसमें आपके पैसे पहले मिलेंगे, मैं कुछ नहीं लूंगा जब तक आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिले, और इतनी सेफ्टी है, ऐसे जिनके पास में वो देने को तैयार है, वही वहां पे भी तो कोलैबोरेशन आता है। तो मेन चीज जो रोड ब्लॉक है वो अपने माइंड में, क्या करना क्या नहीं करना। बाकी सब चीज 3 फुट की लाइट है, चलते जाएंगे वैसे नई नई चीजें मिलती जाएंगी। 10 लोगों से बात करेंगे, जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन और 2 लोगों का नाम मिलेगा जिससे बात करते और कुछ पता चलेगा। और मैं थैंक यू, थैंक यू सर। ये इंप्रेशन देने को नहीं जा रहा हूँ कि बहुत इजी है, काम तो टफ है ही, लेकिन वही तो बिजनेस वालों का काम है ना। जब इजी काम करना है तो गवर्नमेंट में जॉब ले लो। एक और चीज सर आपसे पूछनी थी कि हमने ये तो देख ली कि अगर फ्रेंचाइजिंग हमें बनानी है, हमें किसी को देनी है, तो हमें किस तरह से सोचना चाहिए और जरूरी है। पर जब हम फ्रेंचाइज को लेने की बात करते हैं, राइट, एक एस्टैब्लिश ब्रांड है, जैसे आपने नेशनल आइसक्रीम्स की बात की, या फिर बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, अगर हम एक सोचते हैं कि उस ब्रांड की हमें फ्रेंचाइज लेना है, हमारे पास लोकेशन है, जगह है, उसको हमें कन्वर्ट करके उसकी लेना है, तो वो टाइम पे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको एग्जाम्पल दे सके उसके ऊपर, तो दैट विल बी ऑल्सो। देखिए, अगर आज मैं बोलूं कि रेमंड की मुझे फ्रेंचाइजी चाहिए, तो वो तो मेरे सर पे बैठेगा ना, इतनी बड़ी पार्टी है। लेकिन एक इंटरनेट पे मैंने देखा कि कस्तूरी करके लड़की है और वो डिजाइनर फैब्रिक्स अच्छा बनाती है। मैंने उसका कांटेक्ट किया, तो वो पता चला कि भाई वो तो 1% शो है, वो बना सकती है लेकिन बेचने के लिए कैपेसिटी नहीं है। मैंने उनको बोला कि देखो, पूना में मेरे पास में इतनी जगह है, आप आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले करो वहां पे। तो ये क्या हुआ, किसकी फ्रेंचाइजी लेने की, उसके लिए मुझे सर्च करना चाहिए। तो अगर मेरे से बहुत बड़े लोगों के पास में जाऊंगा, वो तो मेरी बराबर पिटाई करेगा, इतना एडवांस दो, इतना ये कंडीशन वो कंडीशन वो कंडीशन। लेकिन अगर जो थोड़े छोटे हैं उनके पास में जाऊं, तो वो भी ग्रोथ होंगे तो मेरा भी ग्रोथ होगा। ये एक मॉडल है। और दूसरा मॉडल है जो लोग बहुत इजी समझते हैं कि भाई पैसा देके फ्रेंचाइज ले लो और अपने आप पैसा आते जाएगा। ज्यादा करके ज्यादा चलता नहीं है, क्योंकि आज अगर नेचुरल आइसक्रीम का आप फ्रेंचाइजी लेने जाओगे तो उसके पास में रोज 10 लोग आते हैं फ्रेंचाइज लेने के लिए। इतनी टर्म्स डिक्टेट करेंगे आपके ऊपर कि फिर उसमें अपने को कुछ कमाने नहीं मिलेगा। तो दैट इज द होल आइडिया दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। राइट, राइट, ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है कि जहाँ सब लोग भाग रहे हैं, अगर हम उसी उन्हीं बड़ी ब्रांड्स की फ्रेंचाइज लेने जाएंगे,
तो शायद हमारे लिए जो प्रॉफिट है या फिर जो हमें उससे बेनिफिट है वो शायद कम हो। लेकिन अगर हम वो नीश मार्केट ढूँढने की कोशिश करें जहाँ कोई भी नहीं है, तो शायद हम उधर ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर मैं अगर राजू आप ऑमलेट अगर वाला हूँ, मैंने आपको बताया कि मेरे फ्रेंड के साथ में करता हूँ, तो मैं सीखता हूँ इसमें क्या-क्या चीजें होती है, कितनी चीज होती है। मैं सीधा कोई थर्ड पार्टी के पास में जाता हूँ, क्या एग्रीमेंट करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, वो भी मुझे पता नहीं रहेगा। तो पहचान वाले के साथ में करके करेंगे तो थोड़ा ईज़ी रहेगा। आज तो वैसे तो हज़ारों टाइप के कंसल्टेंट है, वो आपको बोलेगा कि मैं आपको ये सब कुछ सिखा दूँगा, लेकिन कोई दूसरा सिखाए और हम खुद करके सीखे, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता और आई थिंक जैसे आपने कहा पहचान वाले शायद वो एक ट्रस्ट भी रहता है। और जब भी आप कोई नई चीज़ पे जा रहे हो तो जो अगर आप कोई ट्रस्टेड पर्सन के साथ उस जर्नी पे जाओ तो थोड़ा ईज़ी आगे बढ़ सकते हो आप। सो थैंक यू फॉर दैट एज़ वेल। और परिमल सर फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने ये सेशन लिया और हमें इतनी सारी आइडियाज़ और आपका इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, वो आपने इस घंटे में हमारे साथ शेयर किया है। और आई एम श्योर हमारे ऑडियंस के लिए बहुत सारे टेक अवेज़ हैं। और बोलते हैं ना माइंडसेट चेंज जो है उसकी जर्नी पे आगे बढ़ने के लिए आई थिंक आपने आज हमें मोटिवेट किया है। तो उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू पूरी एमबीएम की टीम की तरफ से। और इसके साथ ही मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी थैंक यू करना चाहूँगा कि आज आप लोगों ने इस सेशन को अटेंड किया। और कुछ अनाउंसमेंट्स है आपके लिए। सबसे पहला अनाउंसमेंट ये है कि आई होप कि आप सब अपने एमबीएम की जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसके अंदर ऑलरेडी एडेड है। अगर कोई इस सेशन को अटेंड कर रहा है जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो प्लीज अपने ईपीबी मेंबर्स को बोल के आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ऐड हो जाइए ताकि आपको फर्दर सेशंस के ऊपर गाइडेंस मिल सके। और जो पुरानी एमबीएम की सेशंस की जो वीडियोस है वो इंस्पायर इंडिया के ऊपर अपलोड हो चुकी है। तो अगर आपने कोई सेशन पिछला मिस किया है तो प्लीज उन वीडियोस को जाके देखें। नेक्स्ट सेशन के जो टाइमिंग्स है और डेट्स है डिटेल्स है वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर किए जाएंगे जो हमारे ऑल्टरनेट सैटरडे संडे के ऊपर सेशन होगा। सो वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल देयर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन एंड थैंक यू वंस अगेन वेरी मच। थैंक यू। है। थैंक यू।